नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। बिहार में जातीय समीकरण कुछ विचित्र होते जा रहा है। जब से कास्ट सर्वे आया है उसके बाद से जातीय गोलबंदी तो शुरू हुई है, राजनीति के शतरंज पर भी अलग अलग प्यादों के रूप में जातियों को बिठाया जा रहा है। और इन सब के मुखिया जो हैं वो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं। नीतीश कुमार लगातार गोलबंदी तो कर रहे हैं, लेकिन उनकी बेचैनी बहुत बढ़ गई है। और उनकी बेचैनी जो बढ़ी है वो इसलिए नहीं बढ़ी है कि जातीय आरक्षण का जो रिजल्ट आया है उससे उनकी बेचैनी नहीं बढ़ी है। उनकी बेचैनी बढ़ी है कि इस जातीय समीकरण के आने के बाद से जो वो सोच रहे थे उसके अनुरूप रिजल्ट उनको दिखाई नहीं दे रहा है। जेडीयू लगातार अपने अंदरूनी मामलों की वजह से लगातार परेशान हो रही है, चल रही है, और इसका सीधा असर नीतीश कुमार पर दिख रहा है। नीतीश कुमार राजनीति के माहिर खिलाड़ी तो हैं, लेकिन कहते हैं ना कि मनुज बली नहीं होते समय होते बलवान, भिल्लन गोपी लूटी का वही अर्जुन वही बाण। तो जिस नीतीश कुमार को राजनीति का माहिर खिलाड़ी कहा जाता है और जो यह माना जाता है कि उस समय के साथ नब्ज पकड़ते हैं और जब चाहे जिधर चाहे उधर पलट जाते हैं, लेकिन अब उनका यह पलटना और जातीय सर्वेक्षण के बाद से जो रिजल्ट सामने आ रहा है और जो राजनीतिक हलचल तेज हुई है उसमें नीतीश कुमार फिसड्डी साबित हो रहे हैं। नीतीश कुमार निचले पायदान पर आ रहे हैं। इसकी बड़ी वजह है। इन वजहों का आज हम विश्लेषण करेंगे, समझेंगे कि आखिर नीतीश कुमार क्यों बेचैन है और क्यों हम कह रहे हैं कि वो जातीय जनगणना के आए नतीजों के बाद से, उसकी रिपोर्ट में जो आंकड़े आए उसके बाद से उनका ग्राफ जो है वो नीचे आ रहा है। इसकी दो तीन वजह हैं। सबसे जो अहम वजह यह है कि सबसे जो करंट मामला ये है कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह यानी राजीव रंजन सिंह जिनको कहते हैं, वो नीतीश कुमार से मिलते हैं और उसके तुरंत बाद वो राबड़ी देवी के आवास पे जाते हैं और लालू प्रसाद यादव से मिलते हैं। यह मिलना कुछ यूं ही नहीं है। इस मिलने के पीछे यह कहा जा रहा है कि लोकसभा सीटों में बंटवारे को लेकर यह मीटिंग दोनों तरफ से ललन सिंह कर रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि जब नीतीश कुमार लालू यादव से सीधा मिलते हैं, लालू यादव नीतीश कुमार से सीधा मिलते हैं, तो फिर ललन सिंह को बीच में सेतु बनने की क्या आवश्यकता पड़ गई। इस पर गंभीरता से विचार करनी चाहिए। यही विश्लेषण का विषय है। सोचना चाहिए कि भाई अब से कुछ दिन पहले लालू यादव नीतीश कुमार के घर जाते थे, नीतीश कुमार लालू यादव के घर जाते थे, दोनों के बीच बैठकें होती थी, मुलाकातें होती थी। लेकिन अब ललन सिंह को यह माध्यम बनाना बहुत कुछ मायने हैं इसके। हम आज इसी मायने पर चर्चा करेंगे, इसी का विश्लेषण करेंगे। दरअसल नीतीश को ललन पे भरोसा नहीं है और आरजेडी को ललन पे भरोसा है, और यहीं से बात शुरू होती है राजनीतिक विषाद की। राजनीतिक के शतरंज पर यहीं से विषाद का खेल शुरू होता है। दरअसल ललन सिंह जो हैं वो नीतीश की आंखों में अब चुभ रहे हैं। नीतीश ललन सिंह को दरकिनार करना चाहते हैं, उन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से हटाना भी चाहते हैं। और इसकी बानगी तब देखने को मिली जब अशोक चौधरी ने नीतीश कुमार के सामने ललन सिंह से मुंहजोरी कर ली, तू मैं कर ली, और नीतीश वहाँ चुपचाप बैठे थे। ये पटकथा उसी दिन ही लिख दी गई थी। उसके पहले से संकेत मिल रहे थे, क्योंकि जिस तरह से ललन सिंह अशोक चौधरी पे हावी होने की कोशिश कर रहे थे और जिस तरह से इस बार जातीय समीकरण आया और यह बात उठने लगी है कि जिसकी जितनी भागीदारी उतनी उम्मीदवारी, तो मुमकिन है कि जेडीयू जो है वह अध्यक्ष पद पर किसी अति पिछड़े और दलित वर्ग के किसी नेता को बैठाकर यह बहुत बड़ा संदेश दे सकती है। लेकिन इस सब के बीच ललन सिंह अपनी पकड़ मजबूत बनाए हुए हैं आरजेडी की तरफ। उसकी वजह है क्योंकि सबसे लार्जेस्ट पार्टी जो है वो आरजेडी है, और आरजेडी में अगर जेडीयू के विधायक टूट कर मिल जाते हैं, जिसकी संभावना बहुत कम दिखती है, लेकिन राजनीति में कुछ भी संभव है। राजनीति में कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो आप यकीन मानिए कि उस स्थिति में तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री होंगे और ललन सिंह डिप्टी सीएम बनेंगे, जिसकी उनकी चाहत है। यह बात नीतीश भांप चुके हैं। उनको यह पता है कि ललन सिंह यह खेल कर सकते हैं। खैर, अब बढ़ते हैं। जो जातीय सर्वेक्षण आया है उसके भी विश्लेषण कर लेते हैं। जातीय सर्वेक्षण आने के बाद अति पिछड़ा
कि एक बैठक की गई जेडीयू पटना में, और इसमें ललन सिंह ने कहा कि सूरज की तरफ अगर आप थूकेंगे तो थूक आपके मुंह पे ही आके गिरेगा। सीधा सा निशाना उनका सम्राट चौधरी पे था। वो बार बार पब्लिक डोमेन में यह जताने की कोशिश कर रहे हैं नीतीश को कि अति पिछड़ा कोई नेता, अति पिछड़ा कोई भला करने वाला है तो वो सिर्फ नीतीश कुमार है, और पिछले 15 सालों में नीतीश कुमार ने अति पिछड़ा जातियों की भलाई की है, उनके बारे में सोचते हैं, उनके लिए करते हैं, उनके लिए सब कुछ करते हैं। बात भी सही है। नीतीश जब 2005 में जब नीतीश की सरकार बिहार में बनी थी, जब नीतीश जीत कर मुख्यमंत्री बने थे, तो वो यह जानते थे कि अगले 5 साल तक आप लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करके सरकार तो चला सकते हैं, लेकिन अगर आपको लंबा टर्म सरकार में रहना है और आपको बागडोर उसकी संभालनी और शासन करना है, तो आपको उस समुदाय को अपने पास रखना पड़ेगा, उस वोट बैंक को मजबूत करना पड़ेगा जिस पे शायद किसी की निगाह नहीं होती है, या फिर जिसको हम लोग कहते हैं कि जो समाज से कटे हुए हैं, जो हाशिए पर हैं, उनको मेन स्ट्रीम में लाने की कोशिश नीतीश कुमार ने की। और नीतीश कुमार इसी पिछड़े और अति पिछड़े वर्ग पे अपनी पकड़ बनाने जो दावा करते हैं। हालांकि आपको मैं बता दूं कि नीतीश कुमार का यह दावा उस समय फिसड्डी साबित हुआ जब पिछले विधानसभा चुनाव में रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान उनके विरोध में खड़े हो गए और उन्होंने बीजेपी का परोक्ष रूप से समर्थन किया, जिसके बाद से सारा दलित, महादलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा वोट बैंक कटकर डाइवर्ट हो गया, और जिसका नतीजा देखने को यह मिला कि जेडीयू जो है 43 सीटों पर सिमट गई, यानी तीसरी सबसे निचले पायदान पर वो आगे पार्टी। इसी से मैं कह रहा हूँ नीतीश का ग्राफ नीचे हर दिन नीचे गिरते जा रहा है, उनकी पार्टी तीसरे पायदान पर आ गई। यह बीजेपी के साथ उनका गठबंधन था जो उन्हें मुख्यमंत्री बना के रखा था। अब बात आती है कि चूंकि नीतीश कुमार को बीजेपी का साथ नहीं है, वो वोट बैंक इनसे छटका हुआ है, चिराग पासवान ऑलरेडी एनडीए में शामिल हो चुके हैं, रामविलास पासवान के भाई ऑलरेडी एनडीए में हैं, तो लिहाजा अब ये देखना होगा कि जो स्कैटर्ड वोट बैंक है उसको वो कैसे कंसोलिडेट करें। वो लगातार अति पिछड़े वर्ग के नेताओं से मिल रहे हैं, मुस्लिम समुदाय के बड़े नेताओं से मिल रहे हैं, कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं, बूथ लेवल के कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं। वो एक जान फूंकने की कोशिश कर रहे हैं, वो पार्टी में कोरामिन का इंजेक्शन देने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उनको यह पता है कि एमवाई समीकरण आरजेडी के साथ है, यानी मुस्लिम और यादव के समीकरण आरजेडी के साथ है। मुस्लिमों की संख्या लगभग 14% से ज़्यादा है और मुसलमानों की संख्या माफ़ कीजिएगा 18% है लगभग, और यादव की संख्या 14% से ज़्यादा है। तो उनका वोट बैंक कंसोलिडेटेड है, और इसका पिछले विधानसभा में दिखा भी था कि वो फर्स्ट लार्जेस्ट पार्टी बनकर उभरी थी बिहार विधानसभा चुनाव में। नीतीश उसकी काट को आजमाने के लिए बीजेपी के वोट बैंक में सेंध लगा रहे हैं, पिछड़े अति पिछड़े जातियों के वोट बैंक में सेंध लगा रहे हैं। लेकिन नीतीश को यह भी पता है कि बीजेपी 2014 के बाद से अगर आप देखें तो पूरे देश में और खासकर इन राज्यों में ओबीसी का वोट बैंक जो है वो लगातार बीजेपी की तरफ उसका झुकाव बढ़ा है, उसकी वोट परसेंटेज उसके बढ़े हैं। इसकी वजह यह है कि स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ओबीसी से आते हैं, उनके मंत्रिमंडल में 27% ज़्यादा ओबीसी मंत्री हैं, तो वो इस राजनीति को नीतीश भली भांति समझते हैं। और नीतीश के लिए सबसे एक दुखदायी पहलू यह भी है कि उनके करीबी रहे, उनके साथ रहे, उनके पार्टी को जिताऊ बनाने वाले प्रशांत किशोर भी नीतीश कुमार के विरोध में, वो लगातार जन स्वराज यात्रा निकाल रहे हैं बिहार में पिछले 1 साल से। तो उनका भी आकलन यह है कि जो जातीय समीकरण है उसका बहुत फ़ायदा नीतीश कुमार को नहीं मिलेगा। नीतीश कुमार यह जानते हैं कि 2025 में अगर विधानसभा चुनाव होता है तय सीमा पर, जिसकी संभावना शायद यह भी है कि यह चुनाव पहले भी हो सकता है, लेकिन अगर तय समय पर होता है तो क्या यह वोट बैंक उनके पास आएगा? वो लगातार इसकी अभी से कोशिश कर रहे हैं, लगातार बैठकें कर रहे हैं और बीच बीच में शिगुफा छोड़ते रहते हैं कि चुनाव पहले हो सकता है, ताकि लोगों के मन में यह भगदड़ रहे। लोगों को कंसोलिडेट करने का एक तरीका होता है, वोट को अपने पास खींचने का एक तरीका होता है। यह राजनीतिक स्टंट जो हम लोग बहुत अच्छी तरह समझते हैं, चूँकि 20-22 साल से मैं इनको लगातार देख रहा हूँ। इसके इतर आप देखिए, इसके इतर क्या है, ललन सिंह जो जेडीयू के विधायक हैं, अभी ललन पासवान जो है वो जेडीयू से छोड़ के बीजेपी में शामिल हो गए हैं। तो जो इनके पार्टी के कोर दलित महादलित नेता थे वह भी इनका साथ छोड़कर बीजेपी के साथ जा रहे हैं, वो आरजेडी के साथ नहीं जा रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि मुस्लिम और यादव बहुल्य अगर होता है तो उसका अत्याचार सबसे ज़्यादा जो है वो ईबीसी, ओबीसी और दलितों पर पड़ता है, क्योंकि उनकी संख्या इनसे ज़्यादा है। सवर्णों को उससे कोई खतरा नहीं है, खतरा इन लोगों को है। और उस खतरे को कौन कम कर सकता है या उनको कौन सुरक्षा कवच दे सकता है, तो वो सिर्फ एक ही पार्टी बचती है, बीजेपी। तो लिहाजा नीतीश यह बेचैन है कि यह वोट बैंक अगर बीजेपी की तरफ खिसक रहा है, जो उनको दिख रहा है, और अगर यह पलड़ा भारी हुआ तो ना सिर्फ लोकसभा चुनाव में बल्कि आने वाले विधानसभा चुनाव में भी
जेडीयू जो है वो कहीं हाशिए पे ना चली जाए, जेडीयू कहीं 43 से 3 सीट पर ना आ जाए, यह इसकी पूरी संभावना है। इसलिए नीतीश ये चाह रहे हैं कि इस मामले को लेकर वो संजीदगी दिखा रहे हैं, और वो मुमकिन है कि अपने जेडीयू में भी बहुत फेरबदल कर सकते हैं, उसमें भागीदारी को बढ़ा सकते हैं, क्योंकि यह लगातार सवाल उठने लगा। और कांग्रेस, बात कांग्रेस की रह गई तो वो भी बात जाननी जरूरी है। कांग्रेस ने नीतीश कुमार के ही हथकंडे को अपनाकर अपने जिताऊ राज्यों में और अपने जीते हुए राज्यों में, दोनों ही, जहां उसको लगता है कि वो जीत सकती है, उसने वो ऐलान करना शुरू कर दिया कि वो आते हो जातीय जनगणना कराएगी, और जनगणना के आधार पर जिसकी जितनी भागीदारी होगी उसकी उतनी उम्मीदवारी होगी। हालांकि कांग्रेस के कथनी और करनी में ज़मीन आसमान का अंतर है। मौजूदा स्थिति में भी आप देख लीजिए तो भले ही मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, लेकिन कमान और निर्णय सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी की ही लेते हैं। तो लिहाजा यह कांग्रेस का भी एक छलावा है। अगर आप हमारे बात को समझ रहे हैं तो आप खुद भी ये समझ रहे होंगे, हमारे दर्शक ये समझ रहे होंगे कि वाकई में जो ओबीसी का जो ये स्टंट चला जा रहा है वो वाकई एक स्टंट है। सच्चाई इससे कोसों दूर है। और अगर आप इसके इतर, चूँकि अगर हम निष्पक्ष विश्लेषण करें तो आप देखें, मैं ना किसी पार्टी का पक्ष ले रहा हूँ ना किसी के विरोध में, आप पक्ष देखें तो आप देखिए 27% कैबिनेट में, मोदी कैबिनेट में मंत्री जो हैं ओबीसी से हैं। ईबीसी की भी, दलितों की भागीदारी भरपूर है उसमें। योजनाएं जो हैं वो गरीबों के लिए बन रही है, क्योंकि ये बात सही है कि गरीबी न जाति देखता है, न धर्म देखता है, न संप्रदाय देखता है। तो अगर गरीबी मिटेगी तो हर जात ऊपर आएगा, हर जात जब ऊपर आएगा तो देश का विकास होगा, और देश का विकास होगा तो वो विश्व के पटल पर देश का एक अपना स्थान होगा। तो इस फॉर्मूले को जानते हैं कि इस फॉर्मूले का काट नहीं है, इसीलिए जातीय जनगणना का यह बड़ा कार्ड खेला गया। लेकिन यह कार्ड, मैं बार बार कह रहा हूँ, यह कार्ड अगर उल्टा पड़ गया तो नीतीश के लिए बहुत भारी साबित होगा। आरजेडी आज नहीं कल यह समझ रही इस बात को कि नीतीश का साथ बहुत दिनों तक नहीं, नीतीश पलटू राम है, वो कभी भी पलट सकते हैं। आप सोचिए, जो नेता एक दूसरे को विरोध कल तक करते थे, आज वो एक साथ रह रहे हैं, पीठ थपथपा रहे हैं। क्या यह जनता को मूर्ख बनाने का एक बहुत बड़ा माध्यम नहीं है? क्या वो एक जनता को मूर्ख नहीं समझ रहे हैं? जनता सब जानती है। और मैंने तो देखा है, मैं विधानसभा चुनाव लगातार कवर किया, उत्तर प्रदेश में भी कवर किया, कर्नाटका को भी मैंने देखा बहुत करीब से। मैंने तो लोगों की मेंटालिटी पढ़ी है। आप यकीन मानिए, आप जो देख रहे हैं, जो समझ रहे हैं, उसके विपरीत बिल्कुल उल्टा जो है वो रिजल्ट आता है। क्योंकि यह मेरा मानना है कि जनता, यह 60% जनता यह पहले डिसाइड कर चुकी होती है कि उसको वोट किसको देना है, उसका उम्मीदवार कैसा है। बात सिर्फ जो 40% वो बदलता है, वो प्रचार से बदलता है कि आप किस तरह का उम्मीदवार देते हैं, आपकी योजनाएं क्या है, आपका घोषणा पत्र क्या है, आप आगे किस तरह से कार्य करेंगे। ये जनता भी सोचती है, क्योंकि जनता जनार्दन है लोकतंत्र में। जनता के मत से ही आप जीतते हैं, आपकी सरकार चलती है। जनता एक ताकत है, और इस ताकत को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहुत अच्छी तरह समझते हैं। लिहाजा इसीलिए आप देखिए कि वो जनता की बात, जनता का विकास, सबका साथ सबका विकास, इन्हीं सब मुद्दों पे वो केंद्रित रहते हैं और इन सब पे वो बातें करते हैं। नीतीश के लिए मुश्किलें बढ़ते जा रही हैं, नीतीश बेचैनी बढ़ते जा रही है जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आ रहा है। बड़ी बेचैनी तो ये बन रही है कि जो 40 सीट हैं लोकसभा के, उसका बंटवारा कैसे होगा, क्योंकि कांग्रेस अपने आप को, गठबंधन को परोक्ष रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से लीड कर रही है, और कांग्रेस के इर्द गिर्द आरजेडी है, बाकी पार्टियां कांग्रेस के इर्द गिर्द हैं। विरोध में ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल और नीतीश कुमार ही हो सकते हैं। तो संभावना बहुत कुछ है, संभावना और भी गठबंधन की हो सकती है। चुनाव के रिजल्ट के बाद, चुनाव के करीब आने से पहले भी हो सकता है कि बड़ा बिखरा और कोई एक तीसरा मोर्चा भी और दिखे, सामने आए, क्योंकि अभी मायावती ने अपने पत्ते नहीं खोले हैं। मायावती ना इंडिया अलायंस के साथ है, ना एनडीए के साथ है। तो अभी बहुत सारी संभावनाएं हैं जिस पे यह खेल हो सकता है। यह सारा खेल डिपेंड करेगा, ये जो 5 राज्य हैं जिनका विधानसभा चुनाव इसी साल नवंबर दिसंबर में हो जाएगा और रिजल्ट दिसंबर में आ जाएगा, 3 दिसंबर को आ जाएगा। इसके बाद ही समझ में आएगा कि असली खेल क्या होने वाला है। आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, और साथ ही अपने कमेंट जरूर भी डालें, क्योंकि आपके कमेंट से हमें मालूम पड़ता है कि आप हमारे वीडियो को लेकर क्या सोचते हैं, आप हमारे एनालिसिस से कितना सहमत हैं या कितना असहमत हैं। हम दोनों ही विचार को, दोनों ही बातों को स्वागत करते हैं। आपकी असहमति मुझे मार्गदर्शन देती है, आपकी सहमति मेरा हौसला अफजाई करती है। सो मैं आपसे फिर रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लगातार मेरे वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ, अपने विचार जरूर रखिए कमेंट में। नमस्कार।